नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी दर्शकों से हमारी अपील। अगर आपको खुद में या अपने परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इसलिए अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं तो जल्द जांच कराएं। एएनबी न्यूज आपसे ये बार बार अपील कर रहा है, वायरस को जड़ से खत्म करने में आप भी अपना सहयोग दें। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिडबी भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, यूपी में स्टार्टअप फंड की स्थापना लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसमें सिडबी ने यूपी के साथ विगत दिनों में एक एमओयू किया है। इससे लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सकारात्मक सोच ने देश में एक सकारात्मक माहौल दिया है। लोगों को एक नई सोच के साथ आज के युवा को हम लोगों ने रोजगार आकांक्षी बनाने की बजाय रोजगार प्रदाता बनाने में बहुत बड़ी मदद की है, और वह वर्तमान भारत की ताकत को भी प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड की स्थापना लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, इसमें भी सिडबी ने उत्तर प्रदेश के साथ एक एमओयू विगत दिनों किया है। इससे आत्मनिर्भर अभियान तथा लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो योजना हमारी है, ये योजना एमएसएमई सेक्टर के लिए गेम चेंजर का काम करेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने वर्ष 2018 में अपनी इस योजना को प्रारंभ किया था, और आज भारत सरकार ने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपने स्वयं के अभियान का हिस्सा बनाकर के प्रत्येक राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद जबरदस्त हंगामा सामने आया। इन सब के बीच अब विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए। इसके अलावा मिश्रा ने जेईई और नीट की परीक्षा रद्द न किए जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय नेतृत्व एक बहुत ही अहम निर्णय होता है, और उस पार्टी का जो संस्कार है, उस पार्टी के जो लोग हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, जो आम कार्यकर्ता है, जो स्टेट की यूनिट है, उनकी जो लोकल यूनिट है, सबका विचार, उसको सम्मान मिलना चाहिए, सबका विचार लिया जाना चाहिए, और उसके बाद एक निर्णय लेना चाहिए। और साथ ही यह भी निर्णय लेना चाहिए कि देश के लिए जो अपनी बात मजबूती से रख सके, ऐसा कोई एक नेतृत्व निर्णय आना चाहिए, किसी भी पार्टी की बात हो। तो ये तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, कांग्रेस वाले तय करेंगे। मुझे इतना विश्वास है, या जो भी वो लीडर तय करते हैं, मुझे विश्वास है कि वो देश के लिए काम करेगा। यही देश उम्मीद करता है हम सब लोगों से। बाढ़ और कोरोना के काल में इतनी बड़ी गैदरिंग करना जैसे नीट और जेईई एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ये सेंटर्स बहुत सुपर स्प्रेडर्स बन सकते हैं। दुनिया के कई सारे देशों में हमने देखा है, चाहे क्लब्स की बात हो, चाहे पब्स की बात हो, चाहे स्टेडियम्स की बात हो, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात हो, होटल्स की बात हो, रेस्टोरेंट्स की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, ये सुपर स्प्रेडिंग सेंटर्स बने हैं दुनिया के बहुत सारे सेंटर्स में। साउथ कोरिया में इसका एक डॉक्यूमेंटेड उदाहरण है। तो हमको इसको बहुत ही सावधानी से इसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है आज की तारीख में इन टेस्ट को ज़रूर
टालना की जरूरत है, क्योंकि जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, हम 3 मिलियन केसेस पार कर चुके हैं, लगभग 70,000 केसेस रोज आ रहे हैं, बहुत स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, दुनिया में सेकेंड हाईएस्ट के लिए। और इसी जिस रेट ऑफ प्रोग्रेशन हमारा है, निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमित देश पहुंच जाएगा, जितना मिसमैनेजमेंट भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में नीट और जेईई ऑर्गेनाइज करना, जहां अगर भगवान न करे एक बच्चे को भी होगा तो हजारों की संख्या में लोगों को इन्फेक्ट होगा। इसका कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिए, चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स का तरीका निकालें, चाहे हम उसको कोई दूसरा डेफरमेंट लें, चाहे एग्जाम्स के बेसिस पे लें, चाहे हम उसको जो भी तरीका निकालें, बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं उस दुनिया में। तो हम चाहे ऑनलाइन उसमें इंटरव्यूज के प्रोसेस के थ्रू लें, एक कट ऑफ रख दें, 90 परसेंटाइल रख दें, 80 परसेंटाइल रख दें, और फिर इंडिविजुअल इंटरव्यूज ले लें ऑनलाइन के माध्यम से। तरीके बहुत सारे हैं, दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, हार्वर्ड से लेके कैम्ब्रिज से लेके MIT तक उसका पालन कर रही है। बुला के एक जगह टेस्ट कराना, मुझे लगता है निर्णय गलत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदस्यों से कहा कि उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें और पार्टी को संकट से उबारने के लिए प्रयास करें, जिसे लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, ये एक उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस का कि कौन उनका अध्यक्ष बने। मैं ये एक निश्चित है कि जब से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई, उसका मतलब कांग्रेस इंदिरा, तो उन्हीं के परिवार का ही कोई बनेगा। तो इसमें असमंजस तो है नहीं कोई। देश की जनता जानती है कि सोनिया गांधी नहीं तो राहुल गांधी, राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी वड्रा होंगी, कोई ना कोई बनेगा, मगर उनके परिवार से बनेगा। मगर उनका अंदरूनी मामला है, तो कांग्रेस का जो लीडरशिप है उनको निर्णय करना है। क्या करते हैं, इसी परिवार के बीच में ही घूम के रह जाना है, वो स्वाभाविक है। मगर पार्टी का कुछ नेता बगावत पहले भी हुआ है मगर एक जो सिस्टम कांग्रेस का है वो बगावत भी एक तरह से कहना नहीं चाहिए, मगर वो दिखावा ज़्यादा हो जाता है। मगर वास्तविकता ज़मीन पे यही है कि उन्हीं के परिवार का ही कोई बनता है। कांग्रेस में 23 नेताओं की ओर से पार्टी में आमूलचूल बदलाव को लेकर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र के चर्चा में आने के बाद विवाद थमता नहीं दिख रहा है। अब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश यूनिट भी सामने आ गई और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई विधायकों ने पत्र जारी कर गांधी परिवार का समर्थन किया है। पूरा देश जानता है, संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं। सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कुछ जनाधार विहीन नेता, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं, वह कार्यकर्ताओं के आवाज बनने का दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह आज हम सबको एकजुट होकर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है, वहीं कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश जानता है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता जानते हैं कि जनहित की लड़ाई लड़ने वाला, जनता की आवाज़ उठाने वाला, नौजवान किसानों की बात करने वाला, दलित शोषित वंचितों की बात करने वाले नेता का नाम श्री राहुल गांधी ही है। तो मैंने एक लाइन में आपसे कहा, कुछ जनाधार विहीन नेता, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं, हवाई राजनीति करने वाले लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पार्टी के कार्यकर्ताओं के आवाज बनने का दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश का समूचा एक एक जमीनी कार्यकर्ता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, आवाज से आवाज मिलाएगा, उनके साथ संविधान विरोधी ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करेगा।
पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच बीएसपी ने बड़ा बयान दिया है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि रामवीर उपाध्याय बीएसपी से विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पहले से ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि उपाध्याय का बेटा बीएसपी का कोई मेंबर नहीं है। अगर वो बीजेपी ज्वाइन करता है तो उससे बीएसपी को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, श्री रामवीर उपाध्याय जी बहुजन समाज पार्टी से एमएलए हैं, जीत के आए थे। लेकिन ये आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस दौरान में उनकी जो पार्टी के विरोधी गतिविधियां थीं, पार्टी के विरोधी जो कैंडिडेट्स जो चुनाव लोकसभा में लड़ रहे थे, उनके द्वारा मदद की गई थी। और इसको ले करके जब वो देखा गया कि लोकसभा के चुनाव में वो इस तरह का उन्होंने काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने श्री रामवीर उपाध्याय जी को पार्टी से उसी समय निलंबित कर दिया था। तो वो पार्टी से तो जब से निलंबित किए गए तब से ही पार्टी से वो इस समय एक्टिविटीज से सब बाहर हैं। और अगर उनका लड़का, वो तो कोई हमारी पार्टी का मेंबर भी नहीं है, न बहुजन समाज पार्टी कोई मेंबर है, तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उससे बहुजन समाज पार्टी को कोई किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से इस समय कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, और जैसे कि ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज के ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है, और ब्राह्मणों समाज के लोग जो हैं दुखी होकर के, चाहे वो किसी पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने कि करके दिखाया पूर्व में कि बहुजन समाज, ब्राह्मण समाज को अपने साथ में ले करके और उनके हितों के लिए पूरी खुल के लड़ाई लड़ने का काम किया। बहन मायावती जी ने अभी हाल में भी और कल भी उन्होंने इसी बात का स्टेटमेंट भी दिया, ट्विटर भी जारी किया, और उन्होंने कहा कि ये प्रताड़ना बंद की जाए ब्राह्मण समाज। तो इस तरह से अब ये उसको लेकर के अब ये हो सकता है कि रामवीर उपाध्याय जी को जो कि पार्टी से पहले से निलंबित हैं, उनको इस समय अपने यहाँ दिखा करके कि हमसे मिले या उनके लड़के को ले रहे हैं, इससे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे की जिंदगी बाल बाल बची। यहां 2 हमलावरों ने पैर छूने के बहाने पुनीत पांडे को गोली मारने की कोशिश की। हालांकि पुनीत ने उनकी मंशा को भांपकर पिस्टल छीन ली। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दोबारा तमंचे से फायरिंग कर फिर से जान लेने की कोशिश की, लेकिन पहले से सतर्क पुनीत और उनके मैनेजर ने होशियारी दिखाते हुए उन्हें फिर से ललकार कर भगा दिया। ये पूरी वारदात घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अगर ब्लॉक प्रमुख पुनीत ने तेजी और सतर्कता न दिखाई होती तो हमलावर बेहद नजदीक से उन्हें गोली मार देते। गोली चलने पर उनकी जान भी जा सकती थी। कल शाम को 7 बजे मैं अपने दरवाजे पे बैठा हुआ था, अपने ब्लॉक के कर्मचारी और अपने गेस्ट हाउस के मैनेजर के साथ। तो 2 बदमाश, जिसमें से कि एक का नाम पंकज सिंह है, एक अपने एक साथी के साथ आया और फिल्मी स्टाइल में मेरा पैर छूते हुए तमंचा निकाल के मुझे मारने की कोशिश करी। लेकिन उसी समय मैंने उसके मंशा को भाप के मैंने उसका तमंचा वो वाला छीन लिया, और फिर वो पीछे की तरफ हटते हुए दूसरा तमंचा निकाला, जो उसने फिर उसको भी चार्ज करके गोली चलाने की कोशिश करी, लेकिन उससे गोली नहीं चली। और फिर वो उसी तरीके से उल्टा सीधा अपशब्द बोलते हुए वहाँ से भाग गया। और जाते जाते भी उसने गोली चलाने की कोशिश करी, लेकिन वो गोली से नहीं चली। वो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। और प्रशासन से मैं यही मांग करता हूं कि मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब वो लोग तुरंत उठाएं और उन लोगों को गिरफ्तार करके इसके पीछे के मुख्य साजिशकर्ताओं को तुरंत की तुरंत। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो
या गुनहगार की? दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल? किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार? रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा में थाना गोवर्धन क्षेत्र के नीम गांव में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब करीब 15 वर्ष पूर्व विधायक निधि से बनवाए गए यात्री स्टैंड की छत भरभरा कर अचानक गिर पड़ी। इस दौरान यात्री स्टैंड के नीचे खड़े 4 लोग दब गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और आनन फानन में पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबे सभी 4 लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका जो कारण ये रहा बताया गया है कि बरसाना में उसमें विश्राम गृह है, उसकी जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से उसकी छत कमजोर हो गई, जर्जर हो गई और वो अचानक गिर गई। और छत के नीचे 5 लोग थे, उसमें एक व्यक्ति खेमचंद का निवासी नीम गाँव, उनकी मृत्यु हो गई मौके पर। 4 अन्य लोग, जिसमें एक महिला है, वो घायल हो गए। तो लोगों की जो शिकायत है कि जर्जर स्थिति उसकी हो चुकी थी, प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, लोगों ने कोई सूचना भी नहीं दी। बारिश की वजह से जो है स्थिति ज़्यादा हो गई। अचानक जो बारिश हुई है, लगातार बारिश हो रही है, आज भी कल भी। तो गांव के जो ग्रामीण है वो सरकारी सहायता की भी मांग कर रहे हैं, इस बारे में क्या निर्णय है? उसका जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो शासनादेश द्वारा जो सहायता दिए थे वो दी जाए। मुरादाबाद में बारिश के कारण रामगंगा और ढेला नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। रामगंगा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। जिला प्रशासन के अफसर बाढ़ग्रस्त रहने वाले गांव और कॉलोनियों को भ्रमण करके चेतावनी जारी कर रहे हैं। रामगंगा में जलस्तर बढ़ने से शहरी कॉलोनियों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। एडीएम वित्त और राजस्व प्रीति जायसवाल ने बताया कि कटघर थाना क्षेत्र में भोलानाथ कॉलोनी के निवासियों को चेतावनी जारी करके राहत स्थलों में आने के लिए कहा गया। यह कॉलोनी अक्सर बाढ़ के पानी से प्रभावित होती है। ऐसे में रामगंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद कटघर के प्राथमिक विद्यालय में राहत शिविर बनाने की व्यवस्था की गई है। कॉलोनी में पानी बढ़ा तो आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की जाएगी। आज 4-5 दिन हो गए परेशानी में है, 4 तरफ से रास्ता बंद है। हमारी पानी में उतर के अपने खाने पीने का साधन लेने जा रहे हैं। अच्छा। कौन है साधन देने वाला? भी हम ही है, हम ही जाएंगे पानी में उतर के। आदमी हमारा नहीं, बेटा हमारा नहीं। तो कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है? ये तो आपके सामने है, जो भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, दिक्कत तो है ही। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन से पानी आपके यहाँ? आज 4-5 दिन हो गए, पानी बढ़ी रहा, घट कब रहा, चढ़ाव पे गया। देखो वहाँ पहुँच गया, थोड़ी देर में आगे पहुँच जाएगा। तो पूरी रात जग के गुजारी है कैसे? हाँ, रात 1-1.5 बजे तक जगते रहे। अब ऐसा ना हो कि रात में ज्यादा पानी आ जाए तो फिर किसी पड़ोसी को आवाज देंगे, कोई हमारी व्यवस्था के लिए आएगा, हम निकल के जाएं यहाँ से। प्रयागराज में सप्ताह भर से गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क हो गए हैं। रातों रात अचानक बाढ़ न आ जाए, इस डर से लोग अपने घरों में रखा जरूरी सामान नाते रिश्तेदारों और करीबियों के यहाँ पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रही जबरदस्त बारिश का असर यहाँ साफ तौर पर नजर आने लगा है। नदियों में जलस्तर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि कानपुर बैराज से प्रतिदिन 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश से सीधे कई नदियों के माध्यम से यमुना में पानी आ रहा है। बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है। और जब बढ़ता है तो निचली सतह उधर घर बना हुआ है जो, वो सब बुड़ जाता है। जब बढ़ता है तो बहुत दिक्कत होता है, सामान उमान लेके अपना ऊपर भागना पड़ता है। और यही दिक्कत है कि पानी बढ़ता है, सब वहाँ तक पूरा बुड़ जाता है। और जितना घर उधर पुल के नीचे है, इधर है, बुड़ जाता है, तो दिक्कत होने लगता है। पानी तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी बढ़ रहा है, पानी तेजी बढ़ रहा है। अभी तो
2-3 दिन से तो और तेज़ बढ़ रहा है पानी। अब बढ़ते चला जा रहा है। अब जब बढ़ रहा है तो दिक्कत तो मल्लाहों को भी हो रहा है, सबको बोट वोट बांधने में और मछली मारने में दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा। बुलंदशहर जिले में देहात कोतवाली पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच रविवार की देर रात सांसद भोला सिंह के आवास के पास मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश और लुटेरे के पैर में गोली लग गई है। बदमाश को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए घायल बदमाश की पहचान मुकेश उर्फ मुक्की के रूप में हुई। ये शातिर किस्म का अपराधी है जो करीब 1 वर्ष से थाना डिबाई पर पंजीकृत लूट के मुकदमे में वांटेड चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित है। कान्हा की धरा पर उनके बड़े भाई बलदाऊ की जन्मोत्सव की धूम रही। गोवर्धन वृंदावन के साथ ही बलदेव में जन्मोत्सव पूजन धूमधाम से किया गया। हालांकि ये पहली बार हुआ कि कोरोना वायरस के चलते श्रद्धालु बलदाऊ के जन्मोत्सव के साक्षी नहीं बन सके। सोमवार सुबह 4 बजे बलदेव के दाऊजी मंदिर में जन्मोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो गए। बलदाऊ जी का दूध, दही, शक्कर, घी और केसर से पंचामृत कर बलदाऊ का अभिषेक हुआ। इस दौरान शहनाई वादन और नगाड़ा वादन हुआ। दाऊ के अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं, उनका एक नाम संकर्षण भी है। मंदिर के रिसीवर R.K. पांडे ने बताया कि देव की गर्भ से 7वें पुत्र को योगमाया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। रोहिणी नंद बाबा के यहाँ रहती थी और वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। के मध्य मनाया जाता था, 11 दिवसीय उत्सव होता था। इसमें दिव्यतम भारतवर्ष के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता था। क्योंकि ब्रज के राजा हैं दाऊ जी महाराज, लेकिन कोरोना की वजह से ना तो इस वर्ष शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। बिल्कुल सामान्य रीति रिवाज जो हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, 5000 से अधिक पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान श्री का ठीक मध्य 12 बजे पंचामृत अभिषेक और दिव्य जवाहरात धारण की जाएगी और उसके बाद ठाकुर जी के लड्डू महाभोग का प्रतीकात्मक भोग आएगा। और इस समय शोभा यात्रा के बजाय 4 सेवाएं केवल ठाकुर जी की पालकी की मंदिर के परिक्रमा मार्ग से ही शोभा यात्रा की चिन्ह पूर्ति हम लोग करेंगे। और आज कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम ना होने के साथ साथ बिल्कुल सेवा के जो सेवायत अधिकारी हैं उसी परिवार के लोगों के साथ दाऊ जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संपूर्ण विश्व के लिए ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज की तरफ के जन्मोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रशासन द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया गया है। यदि कोई यदा कदा, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, कोई यात्री को किसी की गाड़ी को अंदर बलदेव नगर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और यात्रियों का प्रवेश पूर्णतः मंदिर में बंद है। केवल सेवायत परिवार ही ठाकुर जी की सेवा भोगराग कर रहे हैं। सरकार के तमाम दावों के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ठीक नहीं है। आदिवासी बहुल्य जिले सोनभद्र में महिला को उस वक्त बीच रास्ते में प्रसव कराना पड़ा जब उसे एम्बुलेंस समय से नहीं मिली। परिजनों की ओर से 102 और 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जानकारी ये भी मिली है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस होने के बावजूद डीजल डलवाने को लेकर विवाद हो गया था। महिला के रिश्तेदार ने बताया कि हमने बहुत प्रयास किए एम्बुलेंस के लिए। वहीं डॉक्टर से बात करने पर कहा कि अभी सारी एम्बुलेंस व्यस्त हैं। यही नहीं, रिश्तेदार ने कहा कि एक एम्बुलेंस रास्ते में जा रही थी, उसे रोका और डॉक्टर से बात की तो बताया कि वह दूसरे अस्पताल की एम्बुलेंस है और हम उसको नहीं भेज सकते हैं क्योंकि डीजल का मामला होता है। जब लोगों ने डीजल देने की बात कही तब एम्बुलेंस आई और महिला को बभनी अस्पताल ले गई। अच्छा अच्छा, अभी कोई रास्ते में डिलीवरी हुआ था क्या? हाँ, रास्ते में इसको जो कि लेकर हम लोग आ रहे थे घर से ना, हम लोग कहा कि चला थोड़ा चेक करा दें। एम्बुलेंस तो फोन किया तो रिसीविंग नहीं हुआ, नहीं उठाया फोन। तो बाइक से हम लोग आ रहे थे, तो बाइक से आने का मतलब थोड़ा 1 किलोमीटर के पीछे आए तो ऐसे ही जो कि लड़की का दर्द नहीं संभरा तो गाड़ी से नीचे उतर गई भुइयाँ। गाड़ी में खड़ा कर करके लेट गई नीचे। तो कितने लोग थे आप लोग? बस 2, या हम एक ही आप लेकर आ रहे थे, ये लड़का था। अच्छा अच्छा, एक लड़का लेकर के आ रहा था, आप लोग 2 लोग आ रहे थे और रास्ते में ही जो है ये हो गया। हाँ, ये हो गया। तो कब से मतलब प्रॉब्लम शुरुआत हुआ था? अभी प्रॉब्लम शुरुआत तो का कोना घर पर हम लोग आए तो ठीक थी, इधर से आने में रास्ता में मैंने 1 घंटा के बाद हम लोग का एम्बुलेंस उठाकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, रास्ते में आप लोग वहीं पे थे? हाँ। उसके बाद एम्बुलेंस गया? 1 घंटे बाद आया एम्बुलेंस? 1 घंटे बाद आया।
बहराइच में नेपाली नदियों का पानी आने के कारण बाढ़ का तांडव जारी है। जिले की 4 तहसीलों महसी, मिहीपुरवा, नानपारा और केसरगंज तहसीलों के 58 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बाढ़ पीड़ित प्रशासन पर बचाव और राहत कार्य में देरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। नेपाल के पहाड़ों पर हो रही भीषण बारिश के कारण बहराइच में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। रामलखन वर्मा, हालत बहुत बुरा है। घर में पानी भर जाता है, कोई खाने की न व्यवस्था न कहीं व्यवस्था। खाली सरकार 5 किलो देती है इतने में, और अंत्योदय कार्ड है उस पर गल्ला मिलता है। नाव रामलखन वर्मा। नाव वगैरह की व्यवस्था क्या है? नाव सरकार ने दिया हुआ, तो एक नाव दूसरे आदमी के पास में है। किसी मेर के व्यापन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जीवन काट रहे हैं कि बंधे ऊपर रोटी बना रहे हैं, बाल बच्चों सहित। बस एक टाइम खाना खाते हैं हम लोग, एक टाइम वैसे रह जाते हैं। तो प्रशासन की तरफ से कोई राहत पैकेट वगैरह मिला आपको? यहाँ पर लंच कोई नहीं आया लेकर, कोई आया लेकर। गांव में बहुत आने जाने की तकलीफ होती है। प्रधान ने नाव दिया पर हमारे इधर अभी नहीं। घर ये पैदल ही पानी में, सरकार द्वारा बस थोड़ा सा गल्ला मिला है। नहीं और खाने पीने की नहीं, बस गल्ला मिला है। कितना मिला है? गल्ला 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल है। अभी तो बहुत दिक्कत है, गुजर रही है। और अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।